नमस्कार। आकाशवाणी की राष्ट्रीय विज्ञान पत्रिका विज्ञान भारती में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं मनोज माइंडकर और मैं नवोदिता मिश्रा। 23 अगस्त को शाम 6 बजे के आसपास 140 करोड़ देशवासियों के दिलों की धड़कनों के सामूहिक स्पंदन का मापन किया जाता तो मानो रिक्टर पैमाने की ही जरूरत पड़ जाती, क्योंकि कुछ ही मिनटों बाद विश्व विज्ञान प्रौद्योगिकी प्रगति गाथा में एक स्वर्णिम अनन्य अध्याय अंकित होने वाला था, वो भी भारत का रचा हुआ। चंद्रयान 3 ने चंद्रमा के अति दुर्गम दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग कर वो कर दिखाया जो किसी विकसित देश ने भी नहीं किया है। इसरो के सभी वैज्ञानिकों की प्रतिभा और प्रयास, साथ ही भारतवासियों की प्रार्थनाओं दुआओं से मानो झुक ही गया आसमां। अब तो जैसे मंगल कामना शब्द को एक नया विस्तार मिल गया हो, एक नई गहराई मिल गई हो। अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में सचमुच ये अद्भुत क्षण समग्र मानवता के लिए अविस्मरणीय रहेगा, प्रेरणादायी रहेगा। ये क्षण विकसित भारत के शंखनाद का है, ये क्षण नए भारत के जयघोष का है, ये क्षण मुश्किलों के महासागर को पार करने का है, ये क्षण जीत के चंद्र पथ पर चलने का है, ये क्षण 140 करोड़ धड़कनों के सामर्थ्य का है, ये क्षण भारत में नई ऊर्जा, नया विश्वास, नई चेतना का है। ये क्षण भारत के उदयमान भाग्य के आह्वान का है। अमृत काल की प्रथम प्रभा में सफलता की ये अमृत वर्षा हुई है। हमने धरती पर संकल्प लिया और चांद पर उसे साकार किया। इस महाअभियान में इसरो और इसरो से जुड़ी संस्थाओं ने अनवरत प्रयास किए। ऐसी ही एक संस्था है हैदराबाद स्थित नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर। कुछ ही समय पहले पत्रिका ने वहां के निदेशक डॉक्टर प्रकाश चौहान से चंद्रयान 3 की यात्रा से संबंधित एक दो प्रश्न पूछे थे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि चंद्रमा हमारी पृथ्वी का एक मात्र प्राकृतिक उपग्रह है और हम सब अपने बचपन से जैसे ही एक बालक पैदा होता है, चंद्रमा सबसे पहले उसके लिए कौतूहल का सबसे बड़ा विषय होता है। कृष्ण जी ने भी जो है अपने बचपन में अपनी माता से कहा था, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं। दूसरी एक बात है कि ये एक मात्र सेलेस्टियल बॉडी है जो हम अपने आकाश में देखते हैं, जो सबसे बड़ी दिखाई देती है, सबसे प्रोमिनेंटली दिखाई देती है। चूंकि इसकी जो दूरी है पृथ्वी से वो लगभग 3,84,000 किलोमीटर ही है। तो चंद्रमा के बारे में जो मानव और मानव से जुड़ी हुई इतिहास है, घटनाएं हैं, उन सब के बारे में तो आप जानते ही हैं। तो इन सब चीज़ों को, इन सब भ्रांतियों को दूर करने के लिए दुनिया भर की स्पेस एजेंसीज जो हैं वो चंद्रमा के बारे में जानकारियां जुटाने की कोशिश बहुत पहले से करती आई हैं। आपको जैसा ज्ञात होगा 1959 में 1969 में, जिस वर्ष मेरा जन्म हुआ था, आज से लगभग 53-54 साल पहले, आदमी को नासा ने चांद पर उतार दिया था। उसके बाद हम लोगों ने भी भारत में 2008 में अपना पहला चंद्र मिशन, जिसको चंद्रयान 1 मिशन कहा गया, चंद्रमा के बारे में बहुत अधिक जानकारियां, उसकी सतह के बारे में उसकी जानकारियां लेने के लिए चंद्रयान 1 मिशन को भेजा था। और ये बहुत सक्सेसफुल मिशन था। और आप सभी ने सुना होगा कि इस मिशन के द्वारा पहली बार दुनिया में हम चंद्रमा पर पानी के जो उपस्थिति है उसके जानकारी प्राप्त कर सके थे। तो ये हमारे चंद्रयान 1 का एक बहुत महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन था। इससे पहले लोग सोचते थे कि चंद्रमा जो है वहां पर पानी की कोई उपस्थिति है ही नहीं, वो बोन ड्राई है। और जैसा आप जानते हैं जहां पानी की उपस्थिति होती है वहां जीवन की उपस्थिति हुई होने जल ही जीवन है। उसके बाद हमने 2019 में चंद्रयान 2 भेजा, इस चंद्रयान 1 का जो एक फॉलो ऑन मिशन था, और इसका एक एक्सटेंडेड पर्पस था। चंद्रयान 1 जो था एक ऑर्बिटर मिशन था, वो सिर्फ चंद्रमा की कक्षा में 100 किलोमीटर पर चक्कर लगा रहा था और उसकी सतह की चित्र ले रहा था विभिन्न संवेदकों से, विभिन्न कैमरा सिस्टम से। लेकिन चंद्रयान 2 में एक ऑर्बिटर भी था और एक लैंडर और रोवर का भी कॉन्फ़िगरेशन था, जिसमें कि ये हमको करना था कि हम इस लैंडर को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतारेंगे
और फिर उसमें से एक रोवर बाहर आएगा और वो चंद्रमा की सतह के ऊपर जानकारियां प्राप्त करेगा। हुआ ये कि जो हमारा ऑर्बिटर है वो चंद्रयान 2 का, वो आज तक बहुत अच्छी तरह से काम कर रहा है और वो चंद्रमा के बारे में बहुत सारी जानकारियां उसने हमें भेजी हैं। जैसे कि मैं आपके साथ साझा करना चाहूंगा कि पानी के जो अणु हैं जो हमने 2008 चंद्रयान 1 में खोजे थे, उसकी मात्रा, उसकी गुणवत्ता और उसका स्प्रेड, वो सब जानकारियां हमने निकाली। लेकिन जो हमारा लैंडर और रोवर का जो अभियान था चंद्रयान 2 में, वो सॉफ्ट लैंडिंग हमें करना था चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर, लेकिन जैसा आप वो जानते हैं वो सफल नहीं हो पाया। वो बहुत ज्यादा करीब पहुंचकर, लगभग 200 मीटर चंद्रमा की सतह पर पहुंचकर वो लैंडर रोवर जो था वो हार्ड लैंड हुआ और वो क्रैश हो गया था। लेकिन इसरो में हम लोगों ने एक चीज सीखी है कि हम अपनी कभी असफलताओं से डरते नहीं हैं। जो असफलताएं होती हैं वो सफलता की कुंजी मानी जाती हैं। तो इसी क्रम में हमने इस चंद्रयान 2 के जो मिशन में जो कमियां रहीं, उनको बहुत ज़्यादा काम करके उसमें एनालिसिस किया, उन कमियों को पताया, प्राप्त किया और उन सब चीज़ों को सुधार करते हुए चंद्रयान 3 मिशन की अवधारणा की और उसको जो है विकसित किया। और ये चंद्रयान 3 का जो मिशन था, इसको जुलाई महीने में लॉन्च किया गया श्रीहरिकोटा से। आप सभी ने उसको देखा। इसके सक्सेसफुली उतरने पर भारत जो है दुनिया का ऐसा चौथा देश बन जाएगा जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी लैंडर को चंद्रमा पर सक्सेसफुली उतारने में सक्षम होगा। तो ये बहुत संक्षिप्त में चंद्रयान 3 तक की, अब तक की मैंने आपको कहानी जो है वो बताई है। G20 की जो स्पेस इकोनॉमिक लीडरशिप मीट हुई थी बैंगलोर में, इसमें हमारे जितने भी G20 के देश हैं उसमें कुछ देश हैं वो स्पेस के क्षेत्र में बहुत आगे हैं, जिसमें जैसे भारत है, चीन है, रूस है, अमेरिका है, यूरोपियन यूनियन के कुछ देश हैं। लेकिन कुछ ऐसे देश हैं जो कि स्पेस तकनीक में, अंतरिक्ष के क्षेत्र में अभी नया नया कदम रख रहे हैं। वहाँ पर ऐसा डिसीजन हुआ है, ऐसा माना गया कि हम इन सभी स्पेस जो है, अंतरिक्ष जो है वो सभी के लिए, और हम सभी को, जैसा कि G20 का मोटो है वासुदेव कुटुंबकम, अंतरिक्ष की हर जो टेक्नोलॉजी है उससे सभी मनुष्यों को, चाहे वो कहीं पर भी इस पृथ्वी पर रहते हों, लाभान्वित होना चाहिए और लाभान्वित होने का उनका अधिकार भी है। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए अंतरिक्ष के बहुत सारे विषय हैं, जैसे स्पेस डेब्रिस है, अभी अंतरिक्ष में भी अब ट्रैफिक बढ़ गया, तो उसके बारे में भी जानकारियां साझा करना, स्पेस में कोलिजन ना हो जाए उसके बारे में जानकारियां साझा करना, स्पेस की जो टेक्निक है उसके क्या एप्लीकेशंस हो सकते हैं एग्रीकल्चर के क्षेत्र में, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के क्षेत्र में, क्लाइमेट चेंज के क्षेत्र में, और जो नए देश जो अंतरिक्ष के क्षेत्र में आगे आ रहे हैं उनकी कैपेसिटी को कैसे इसमें ज़्यादा जो अग्रणी देश हैं वो बढ़ा सकते हैं। इन विषयों पर चर्चा की गई और आपस में कोलैबोरेट करने पर बल दिया गया। वेलकम बडी। नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर हैदराबाद के निदेशक डॉक्टर प्रकाश चौहान को आपने सुना। स्वरांश सौजन्य सीमा कुमारी और वी उदय शंकर, आकाशवाणी हैदराबाद। आधुनिक मशीनों, यंत्रों की उद्भव यात्रा में भी विविध युग रहे हैं। पिछले 4-5 दशकों से एक सूक्ष्म वस्तु हमारे जीवन से जुड़े लगभग हर उपकरण की मानो प्राणवायु रही है, और वो है सेमीकंडक्टर चिप। लेकिन स्मार्ट टेक्नोलॉजी से जुड़े सेमीकंडक्टर्स के विकास को मानवता की दृष्टि से अधिक संतुलित विस्तार प्रदान करने की जरूरत है, और निस्संदेह है इस क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय इन्वेस्टमेंट की दृष्टि से विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र से बेहतर क्या हो सकता है। पिछले दिनों इसी आशय से गांधीनगर, गुजरात में सेमिकॉन इंडिया 2023 आयोजित किया गया। कॉन्फ्रेंस की थीम थी कैटलाइजिंग इंडियाज सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम। कुछ सुर कुछ स्वर सेमिकॉन इंडिया से। India already has strength in semiconductor design, and with the strong vision of Prime Minister Modi to develop manufacturing, India is poised to play a central role in global semiconductor industry. I'm privileged to be part of the ISM advisory committee that is aggressively driving actions to convert this vision into reality. We firmly believe that this is the India's time to shine. Semiconductor chips are everywhere, from doorknobs to self-driving cars. And chips are fully integrated into every aspect of our life. Our industry has pushed the boundaries of science, engineering, and manufacturing to create technologies that have changed the world.
What a time for semiconductors in India. What a time. Throughout my career, I have been asked whether India was ready to be a player in the global semiconductor industry. And I've been asked, kuch hoega? To which my response was, hoega, it should happen. It will happen. People have started asking again, kuch ho raha hai? And my response has been, yes, it will happen. It is happening. But today, I can say, shuru ho gaya hai. The journey has begun. Our investment will build on over 2 decades of growth and successful presence here in India. We started in India in 2001, 22 years ago, where we had only a handful of employees. And today, we have over 6,500 employees and an additional 3,000 partners and contractors. नव चिपको अभियान स्वराज सौजन्य त्रिलोक शांघाणी आकाशवाणी अहमदाबाद। तेजी से हो रहे नए नए अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान में एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है पेटेंट्स की। पिछले दिनों नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कम्युनिकेशन एंड पॉलिसी रिसर्च ने युवा रिसर्च स्कॉलर्स के लिए पेटेंट्स को लेकर एक बूट कैंप आयोजित किया था। निस्पर के वैज्ञानिक डॉक्टर ताराकांत जाना ने पत्रिका को बताया, ये बूट कैंप जो है इसमें काफ़ी चीज़ जो पार्टिसिपेंट्स आए हैं उनको मिलेगा। पार्टिसिपेंट्स जो हमारा डिफरेंट तरह के हैं, जिसमें स्कूल का स्टूडेंट्स है, कॉलेज का स्टूडेंट्स है, रिसर्च लेवल के भी स्टूडेंट्स हैं, और उनको एक जगह में कहीं पूरा चीज़ पेटेंट के बारे में मिलता नहीं है, और उनका अंदर में जितने भी आइडिया होता है, जितने उनका मन में जो सॉल्यूशन का जो तरीका वो अपने मन में बनाते हैं, उसको वो अपने जायगा में ठीक से वो उसको कोई सलाह नहीं दे पाता है, जिसका वजह से उनका वो आइडिया और अदर थिंग्स जो है वो वहीं का वहीं रह जाता है, जिसका वजह से बहुत सारी आईपी ऐसे वैल्यू ऑफ डेथ बोलते हैं, जो आईपी का फेस है, वह आईपी का जो जिसमें उनको प्रोटेक्शन मिलना चाहिए वो मिल नहीं पाता है। तो ये बूट कैंप शुरुआत करेंगे उनका क्रिएटिविटी और उनका साइंटिफिक टेम्पर, उनका इन्वेंशन और इनोवेशन का एप्टीट्यूड होते हुए हम उनको बताएंगे पेटेंट क्या है, पेटेंट के साथ अदर आईपी कैसे जुड़ा हुआ है। फिर उसके बाद हम बताएंगे जो पेटेंट पाने के लिए क्या करना पहले बहुत ज़रूरी होता है। पेटेंट पाने के लिए आप जब कोई भी सॉल्यूशन बनाते हो उसको आपको पीस ऑफ पेपर में लिखना पड़ता है और उसका क्लेम बनाना पड़ता है। फिर उस चीज़ को आपको जाकर पेटेंट डाटाबेस में पहले सर्च करके देखना होता है जो वो चीज़ कहीं है कि नहीं, उसको हम बोलते हैं प्रायर आर्ट सर्च। जब हम उससे फिल्टर करके देख लेते हैं जो पार्टिसिपेंट्स का जो सॉल्यूशन है वो सॉल्यूशन कहीं भी नहीं है, तो हम उसको पेटेंट कर सकते हैं, ये मान के चलना पड़ता है, जिसको हम बोलते हैं नॉन ऑब्वियस। सो पेटेंट जो होता है तीनों क्राइटेरिया के ऊपर होता है। नोवेलिटी जो बिल्कुल नया होना चाहिए, नॉन ऑब्वियसनेस जो कहीं भी अवेलेबल ना हो, कोई एंटीसिपेशन में भी नहीं हो, और जो चीज़ हम सॉल्यूशन निकालें वो इंडस्ट्रियली यूजफुल हो। तो ये तीनों चीज़ जो होता है क्राइटेरिया ऑफ पेटेंटेबिलिटी उसमें आता है। डॉक्टर जाना, एक बहुत इंटरेस्टिंग विषय हमने देखा, क्रिएटिविटी, इन्वेंशन एंड इनोवेशन, देयर इंटरकनेक्शन। तो क्या इंटरकनेक्शन होता है इन तीनों में? जब क्या ना हम कोई भी प्रॉब्लम सोसाइटी में देखते हैं, बा कोई प्रॉब्लम हमारा माइंड में एज ए चैलेंज आ जाता है, वो चैलेंज वो डिमांड ड्राइवन होता है, कस्टमर ड्राइवन होता है, और डेवलपमेंट ड्राइवन होता है, और क्यूरियोसिटी ड्राइवन होता है। ये चारों और अदर काइंड ऑफ चैलेंज जो है वो हमारा डिफरेंट जो एनवायरनमेंट में दिखाई देता है, तो हमारा माइंड क्या ना उसके लिए पहले एक स्टेज आता है प्रिपरेशन। माइंड उसको अपने में लेता है, रिसीव करता है, और जैसे कि आप लोग जानते हैं जो हमारा ब्रेन जो है 2 हेमिस्फीयर में 2 साइड में बांटा हुआ है, राइट साइड और लेफ्ट साइड। तो ये जो चैलेंज और जो प्रॉब्लम है वो 2
हेमिस्फीयर में इंटरेक्शन करके फिर हमारा जो ब्रेन में जो सबकॉन्शियस और कॉन्शियस एरिया है वो उसको आइटरेशन करके एक सॉल्यूशन निकालता है। वो जो सॉल्यूशन आने का जो प्रोसीड्योर है और ये जो आइटरेशन है इसको हम बोलते हैं इंक्यूबेशन। सो पहले जो आइडिया कंसीव होता है वो प्रिपरेशन, देन इंक्यूबेशन, उसके बाद जो सॉल्यूशन जस्ट फ्लैश होकर आता है तो हम उसको आहा एक्सपीरियंस और यूरेका मोमेंट बोलते हैं। फाइनली उसको हम सर्च करके एनालाइज करके देखते हैं जो सॉल्यूशन ऑलरेडी पहले से कोई किया है कि नहीं। जब वो चीज़ हम निकाल लेते हैं तो हमारा पूरा जो क्रिएटिविटी का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाता है। वर्तमान में हमारे देश में, मैं अंतर्राष्ट्रीय तो नहीं कहूंगा, अभी अपने ही देश की बात करते हैं, पेटेंट्स ओवरऑल स्थिति क्या है? अभी क्या ना, पिछले 10 सालों में पेटेंट का जो फाइलिंग है बहुत बढ़ा, और बहुत तो बढ़ा नहीं है लेकिन क्या ना ग्रोथ अभी इंटैक्ट है। फॉरेन में पेटेंट बहुत ज़्यादा फाइल हो रहा है। हमारा कंट्री में पेटेंट फाइल करने के लिए बैकग्राउंड जो इंफ्रास्ट्रक्चर अदर थिंग्स जो है, हमारा रिसोर्स है, हमारा जो स्किल है, हमारा जो बच्चे जो लोग इसको करते हैं उनका अंदर में जो स्किल है वो थोड़ा कमी है, जिसका वजह से ये वर्कशॉप है जिससे क्या ना उनको मदद मिले, वो अपना जो सॉल्यूशन निकल रहे हैं उसको प्रोडक्ट और प्रोसेस फॉर्म में पहले अपना ड्राफ्ट करे फिर उसको फाइल करे। तो ये पेटेंट बूट कैंप उसी दिशा में है जिसमें क्या ना हम उनको एक पेटेंट ड्राफ्टिंग के स्वनिर्भर बनाने चाहते हैं। थैंक यू दर्शक। पेटेंट्स की दुनिया, निस्पर के वैज्ञानिक डॉक्टर ताराकांत जाना को आपने सुना। प्रस्तुति केंद्रीय हिंदी रूपक एकांश। देश की अंतरिक्ष विज्ञान यात्रा की तरह ही परमाणु विज्ञान यात्रा भी उल्लेखनीय रही है, जिसकी राह में कई मील के पत्थर चिर स्थापित हैं। मई 1974 में सफलतापूर्वक किया गया परमाणु परीक्षण ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा की याद आते ही बोध होता है प्रख्यात परमाणु वैज्ञानिक डॉक्टर होमी एन सेठना पद्म विभूषण का। 24 अगस्त को उनकी जन्मशती थी। आइए उनके योगदान को याद करते हैं। ये भौतिक संसार, ये अद्भुत सृष्टि अनेक अनछुए रहस्यों से सराबोर है, और इंसान है कि इन रहस्यों का एक एक परत उघार कर एक एक रहस्य को जान लेना चाहता है। मनुष्य की जानने की इस इच्छा ने ही प्रकृति के अनमोल खजाने और अनमोल शक्ति को उसके हवाले कर दिया। प्रकृति की शक्ति का पता लगाते हुए रहस्यों के अनेक परतें हटती गईं। पहले ये पता चला कि किसी भी पदार्थ की सबसे छोटी इकाई के केंद्र में ही सारी ऊर्जा समाई है। किसी भी पदार्थ का सबसे छोटा कण जो अपनी स्वतंत्र अवस्था में पाया जा सकता है वो है उस पदार्थ का परमाणु। अणु से छोटा, यानी एक अणु में एक या उससे अधिक परमाणु हो सकते हैं। हर एक परमाणु के केंद्र में एक नाभिक होता है जिसमें समान मात्रा में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। नाभिक के बाहर वलयाकार पथ पर एक या अनेक कक्षों में उसके इलेक्ट्रॉन परिक्रमा करते रहते हैं। ये तो हुई किसी परमाणु की सामान्य संरचना। परमाणु की संरचना और उसमें छुपे रहस्यों का पता लगाने के लिए विश्व के अनेक वैज्ञानिकों ने लंबा शोध किया। इन गहरे अनुसंधानों से पता चला कि नाभिक के विखंडन से अपार ऊर्जा निकलती है। नाभिकीय विखंडन से निकली ऊर्जा का उपयोग किसी ने विध्वंस के लिए किया तो किसी ने शांति और विकास के लिए इसका सदुपयोग किया। भारत एक शांति प्रिय देश है। भारत के वैज्ञानिकों ने भी परमाणु ऊर्जा की खोज में लंबा सफर तय किया। इसका उपयोग शांतिपूर्ण कार्यों और मानवता के हितों के पोषण के लिए किया। परमाणु ऊर्जा के विकास यात्रा में अनेक वैज्ञानिकों का नाम
बड़े ही आदर और गरिमा के साथ लिया जाता है। उनमें से एक नाम है डॉक्टर होमी सेठना। पूरा नाम डॉक्टर होमी नौशीरवान सेठना। डॉक्टर सेठना भारत के परमाणु वैज्ञानिक और परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष के रूप में देश को अपनी अतुलनीय सेवाओं से समृद्ध किया। डॉक्टर सेठना देश के उन श्रेष्ठ परमाणु ऊर्जा विशेषज्ञों में से एक थे जिन्होंने सीमित संसाधनों के बावजूद देश को परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने का बीड़ा उठाया। इसलिए उन्हें परमाणु कार्यक्रमों का स्तंभ माना गया। अपना देश विकास के पथ पर तेजी से आगे बढ़ रहा था। विकास की गति को और तीव्र करने के लिए अनेक संसाधनों की आवश्यकता महसूस की गई। विकास का पहिया तेज दौड़े, इसके लिए अपार ऊर्जा की आवश्यकता होती है। वो समय आ गया। 1974 में देश ने अपने शांतिपूर्ण उपादानों के लिए पोखरण में परमाणु परीक्षण किया। उस दौरान परमाणु ऊर्जा की कमान संभाली थी डॉक्टर होमी सेठना ने। आइए सुनते हैं उनके विचार। Especially when you consider the vast population, and if you even give them 1/10 of what power is used by the average American, you would realize that it's just impossible with our present fossil fuel and the hydro potential to satisfy even a 100th part of it. And to increase our standard of living, one has to go in for some sort of cheap power, and we feel that the only cheap power which we can possibly get would be from nuclear reactors. As you know, we are putting up, besides Tarapur, there are 2 reactors of 200 megawatts in Rajasthan and at Rana Pratap Sagar, and 2 more of 200 megawatts at Kalpakam in Madras. This is a very small percentage, I agree. What we feel in India, very frankly, is that we will have to go on to the thorium cycle sooner or later, because thorium reserves are somewhat larger than uranium reserves. At least as far as this country is concerned, possibly as far as the United States is concerned too. It's very interesting that you say 2 of the world's greatest democracies, the largest democracies, have got together on this very exciting field. परीक्षण के लिए पोखरण में स्थान का चयन से लेकर विभिन्न तकनीकी बारीकियों पर चिंता करने वाले डॉक्टर सेठना वैज्ञानिकों के अपने दल के लिए प्रेरणा स्रोत थे। उनके दल ने इतनी सुघरता से परीक्षण को पूर्ण किया कि अमेरिकी उपग्रहों तक को इसकी भनक नहीं लगी। भाभा आणविक अनुसंधान केंद्र मुंबई के अवकाश प्राप्त वैज्ञानिक अधिकारी डॉक्टर जयप्रकाश त्रिपाठी ने डॉक्टर सेठना के योगदान का उल्लेख करते हुए कहा, देश के कई शीर्ष वैज्ञानिकों ने यथा समय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम को त्वरित और गतिशील बनाने में अहम भूमिका निभाई है। इसी कड़ी में डॉक्टर एच.एन. सेठना, जो सन 1972 से 1982 तक परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष थे, का योगदान निहायत स्मरणीय और श्लाघनीय है। डॉक्टर भाभा के बाद परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष के रूप में उनका ही कार्यकाल सबसे अधिक था। वे एक विख्यात केमिकल इंजीनियर थे और 1949 में परमाणु ऊर्जा आयोग से जुड़ गए थे। उनके कार्यकाल के दौरान मोनाजाइट से दुर्लभ मृदाओं का निष्कर्षण, थोरियम नाइट्रेट संयंत्र, यूरेनियम मेटल संयंत्र, प्लूटोनियम प्लांट, जादूगोड़ा में यूरेनियम मिल का शुरुआत होना भारतीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के विस्तार की अहम एवं प्रशंसनीय उपलब्धि थी। ट्राम्बे में प्लूटोनियम प्लांट, रिप्रोसेसिंग प्लांट के निर्माण और प्रचालन से देश को दुनिया के विकसित एटमी देशों की समकक्ष खड़ा कर दिया है। परियोजनाओं को निर्धारित समय और बजट में पूरा करने में डॉक्टर सेठना को महारत हासिल थी। संपूर्ण नाभिकीय ईंधन चक्र के विकास में उनका उत्कृष्ट योगदान है। उन्हीं के कार्यकाल में 18 मई 1974 को राजस्थान के पोखरण में प्रथम नाभिकीय परीक्षण को सफलतापूर्वक अंजाम दिया गया। इस परीक्षण से भारत की परमाणु ऊर्जा के प्रयोग की सर्वांगीण क्षमता को विश्व पटल पर उजागर कर दिया गया। भारत दुनिया में परमाणु हथियारों से लैस देशों के समूह का हिस्सा बन गया तथा
विश्व क्षितिज पर भारत का परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र के रूप में स्थापित हो गया। विकसित देश हमारे परमाणु शक्ति को पहचानने और चिन्हित करने लगे। परमाणु वैज्ञानिक डॉक्टर सेठना ने 1959 में ट्रॉम्बे में भारत के पहले प्लूटोनियम संयंत्र की स्थापना की। डॉक्टर सेठना ने 1984 में ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष पद से अवकाश ग्रहण किया। एक ऐसा दौर था जब नाभिकीय ऊर्जा से विद्युत उत्पादन की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। ये परिकल्पना ही अविश्वसनीय लगती थी, लेकिन डॉक्टर सेठना ने इसे साकार किया। इसलिए उन्हें आर्किटेक्ट ऑफ एटॉमिक एनर्जी प्रोग्राम भी कहा जाता है। डॉक्टर सेठना के योगदान को देश हमेशा याद रखेगा। उनके योगदान से विश्व और समृद्ध होगा। इस समृद्धि में शांति का योगदान होगा अपने देश का। अकाल पीड़ित राज्यों में जल स्रोतों की खोज में अणुशक्ति का प्रयोग, विषाणुओं को पराजित करने के लिए अणुविज्ञान का प्रयोग, वैकल्पिक कृषि पद्धति के विकास में अणुशक्ति का उपयोग, जेनेटिक साइंस के माध्यम से मानवता को विकास के शिखर पर पहुंचाने का माध्यम बनेगा अणुशक्ति। इन विकास के सोपानों के पथ प्रदर्शक थे डॉक्टर होमी सेठना। आवाजों के खजाने से स्वरांश सौजन्य, आकाशवाणी मुंबई। पिछले दिनों हमारे विज्ञान जगत को अपूरणीय क्षति पहुंची। प्रख्यात वैज्ञानिक प्रोफेसर वी.एस. अरुणाचलम ने 16 अगस्त को अपनी अंतिम सांस ली। वो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर और DRDO से भी जुड़े रहे। लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट और इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल्स के क्षेत्र में प्रोफेसर अरुणाचलम का विशिष्ट योगदान रहा है। 13 अगस्त को जाने माने वैज्ञानिक प्रोफेसर MRS राव का निधन हो गया। जीव विज्ञान और स्वास्थ्य के क्षेत्र में उनका विशेष कार्य रहा है। जेनेटिक्स, बायोइन्फॉर्मेटिक्स और अप्लाइड बायोटेक्नोलॉजी में हो रहे नवीनतम अनुसंधान में उनका अनमोल योगदान देश की नई पीढ़ी का हमेशा मार्गदर्शन करता रहेगा। प्रोफेसर वी.एस. अरुणाचलम और प्रोफेसर MRS राव को पत्रिका की ओर से विनम्र श्रद्धांजलि। इस माह के कुछ विशेष दिवस हमें वसुधैव कुटुंबकम के मूल सार का बोध कराते हैं। वर्ल्ड बायोफ्यूल डे, इंटरनेशनल यूथ डे, वर्ल्ड हनी बी डे, वर्ल्ड फोटोग्राफी डे और बिग बटरफ्लाई मंथ हमें विशुद्ध वैज्ञानिक अंदाज में बोध कराते हैं कि समग्र मानवता के समक्ष सरोकार एक से हैं। खास तौर से इस तथ्य का भी कि साइंटिफिक टेम्पर वैज्ञानिक अभिरुचि का कितना ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय महत्व है। मिशन चंद्रयान 3 भी इसी भावना की एक उत्कृष्ट मिसाल है। चंद्रयान 3 और देश की निरंतर विज्ञान गाथा के साथ अनन्य रूप से जुड़े हुए कुछ खास नाम याद आते हैं, जिनकी तिथियां अगस्त माह के कुछ प्रमुख मील के पत्थर हैं। श्रद्धेय श्री अटल बिहारी वाजपेयी, डॉक्टर विक्रम साराभाई और आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रे के अतुलनीय योगदान को विज्ञान भारती का नमन। जय विज्ञान के नारे के साथ मनोज माइंडकर और नवोदिता मिश्रा को अनुमति दीजिए। नमस्कार।